लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुदैया सर की पुस्तक विश्व इतिहास व वस्तुनिष्ठ में आज हम 14 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अरब, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया का राष्ट्रीय आंदोलन। कल की क्लास में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ा था। आज हम इन अरब, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, इन राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आज की क्लास रहने वाली है। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। पहला प्रश्न है कि कौन से वर्ष को 17 अफ्रीकी देशों के स्वतंत्र होने के कारण अफ्रीका का वर्ष कहा जाता है? कौन से वर्ष को 17 अफ्रीकी देशों के स्वतंत्र होने के कारण अफ्रीका का वर्ष कहा जाता है? 1960 को। 1960 में स्वतंत्र हुए 17 अफ्रीकी देशों में से 14 फ्रांसीसी उपनिवेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूलियस नरेरे का संबंध किस देश से? जूलियस नरेरे का संबंध कौन से देश है? तो जूलियस नरेरे का जो संबंध है वो है तंजानिया से। द नंबर ऑप्शन। जूलियस नरेरे 1961 में टांगानिका को स्वायत्तता मिलने के बाद प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति पद पर रहे। इन्होंने तंजानिया अफ्रीकी राष्ट्र संघ की स्थापना की व उसके अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह इटालवी अफ्रीकी उपनिवेश जो 24 दिसंबर 1951 को स्वतंत्र हुआ। वह इटालवी अफ्रीकी उपनिवेश जो 24 दिसंबर 1951 को स्वतंत्र हुआ था, कौन सा हुआ था? लीबिया। बे नंबर ऑप्शन। ब्रिटिश शासन के अधीन रहा अफ्रीकी क्षेत्र। ब्रिटिश शासन के अधीन रहा अफ्रीकी क्षेत्र गोल्ड कोस्ट वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश शासन के अधीन रहा अफ्रीकी क्षेत्र गोल्ड कोस्ट वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? घाना। द नंबर ऑप्शन। क्वामे नक्रुमाह के नेतृत्व में 6 मार्च 1957 को घाना स्वतंत्र हुआ। ब्रिटिश शासन के अधीन यह गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। गिनी को 1958 में फ्रांस से स्वतंत्रता मिली और सिक्को टूरे राष्ट्रपति बने। गिनी फ्रांस से आजाद होने वाला पहला दक्षिणी अफ्रीकी देश था। जिम्बाब्वे पहले दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। यह एक ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन 1965 में यान स्मिथ के नेतृत्व में श्वेत उपनिवेशियों ने यहाँ सत्ता हत्या ली। 1980 में दक्षिणी रोडेशिया स्वतंत्र हुआ। इसका नाम जिम्बाब्वे व राष्ट्राध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1936 में लंदन की संधि के द्वारा किस क्षेत्र का शासन मिस्र व ब्रिटेन के संयुक्त नियंत्रण में रखने का फैसला हुआ? 1936 की लंदन की संधि के द्वारा कौन से क्षेत्र का शासन मिस्र व ब्रिटेन के संयुक्त नियंत्रण में रखने का फैसला हुआ था? तो यह हुआ था सूडान का। द नंबर ऑप्शन। 26 अगस्त 1936 को लंदन की संधि के तहत मिस्र को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ब्रिटिश सेना के स्वेज नहर क्षेत्र में रहने सूडान पर संयुक्त नियंत्रण की सहमति बनी। ब्रिटेन द्वारा मिस्र में हाई कमिश्नर के स्थान पर राजदूत नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1952 में मोहम्मद नगीस और नासिर ने किस शासक का शासन समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की? 1952 में मोहम्मद नगीस और नासिर ने कौन से शासक का शासन समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की थी? फारूक। द नंबर ऑप्शन। जुलाई 1952 में मिस्र के जनरल मोहम्मद नगीस और सेनाधिकारी गामेल अब्देल नासिर ने मिस्र सेना के क्रांतिकारी राष्ट्रवादी अधिकारियों के फ्री ऑफिसर मूवमेंट के सहयोग से मोहम्मद अली वंश के राजा फारूक को देश से निर्वासित कर गणतंत्र की स्थापना की। मोहम्मद नगीस मिस्र गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति व नासिर प्रधानमंत्री बने। 1954 में नगीस को देशद्रोह के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया और
कामेल अब्देल नासिर मिस्र के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। स्वेज नहर से संबंधित कौन सा कथन है जो सही नहीं है। पहला कि स्वेज नहर के प्रमुख इंजीनियर फ्रांस के फर्डिनेंड डी लेसेप्स थे। स्वेज नहर के प्रमुख इंजीनियर फ्रांस के फर्डिनेंड डी लेसेप थे, तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। दूसरा कि 1859 में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ। 1859 में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ। तीसरा कि 1867 में स्वेज नहर यातायात के लिए खोल दी गई। तो स्वेज नहर जो यातायात के खोली थी यह 1867 में नहीं बल्कि 1869 में खोली थी। 1869 में इसे यातायात के लिए खोला गया था। 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। द नंबर है कि 26 जुलाई 1956 को स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। द नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। 1869 में स्वेज नहर यातायात के लिए खोल दी गई। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर के दो प्रमुख यूरोपीय हिस्सेदार थे। स्वेज नहर के दो प्रमुख यूरोपीय हिस्सेदार कौन थे। स्वेज नहर के दो प्रमुख यूरोपीय हिस्सेदार फ्रांस और इंग्लैंड। ए नंबर ऑप्शन। नहर के संचालन के लिए बनी स्वेज कैनाल कंपनी का संचालन इंग्लैंड और फ्रांस के नियंत्रण में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण का विरोध करते हुए कर्नल अब्देल नासिर को नील का मुसोलिनी कहा। स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण का विरोध करते हुए किसने कर्नल अब्देल नासिर को नील का मुसोलिनी कहा था। नील का मुसोलिनी इसे कहा था एंथनी एडन। ए नंबर ऑप्शन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर एंथनी एडन ने कहा स्वेज नहर कंपनी के सर्वाधिक शेयर इंग्लैंड व फ्रांस के पास थे, इसलिए उन्होंने इस निर्णय के विरुद्ध दबाव बनाने का प्रयास किया। 29 अक्टूबर 1956 को इंग्लैंड, फ्रांस व इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया, लेकिन सोवियत संघ द्वारा मिस्र के समर्थन के कारण उन्हें आक्रमण रोकना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कर सही कोड का चयन कीजिए। मिस्र के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करके सही कोड का चयन कीजिए। सबसे पहले नंबर पर कि ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल का मिस्र पर असफल हमला। ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल का मिस्र पर असफल हमला अक्टूबर 1956 के अंदर। अक्टूबर 1956 में हमला किया था, लेकिन इसमें सफल नहीं हुए थे। दूसरा कि मिस्र में गणतंत्र की स्थापना। मिस्र में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो मिस्र में गणतंत्र की स्थापना हुई थी 1952 के अंदर। 1952 में मिस्र में गणतंत्र की स्थापना हुई। ब्रिटेन मिस्र संधि का उल्लंघन। ब्रिटेन मिस्र संधि का उल्लंघन कब हुआ? 1949 के अंदर। और चौथा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में, जुलाई 1956 के अंदर। जुलाई 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आएगा ब्रिटेन मिस्र संधि का उल्लंघन आएगा, जो 1949 की है। दूसरे नंबर पर जो इसमें आएगा यह आएगा मिस्र में गणतंत्र की स्थापना 1952। तीसरे नंबर पर स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण जो जुलाई 1956। और चौथे नंबर पर ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल का मिस्र पर असफल आक्रमण जो अक्टूबर 1956 का है। 3, 2, 4 और 1। अक्टूबर 1949 मिस्र के प्रधानमंत्री नहस पाशा द्वारा 1935 के ब्रिटेन मिस्र संधि रद्द की गई। 26 जुलाई 1952 को मिस्र में सैन्य क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप राजतंत्र की समाप्ति व गणतंत्र की स्थापना हुई। 26 जुलाई 1956 को नासिर द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। अक्टूबर 1956 को ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल की सेनाओं द्वारा मिस्र के खिलाफ ऑपरेशन मस्केटियर चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन शान और आधुनिक दुर्भाग्य का देश किसे कहा जाता है? प्राचीन शान और आधुनिक दुर्भाग्य का देश किसे कहा जाता है? मिस्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंप डेविड वार्ता किन देशों के मध्य हुई थी? कैंप डेविड वार्ता किन देशों के मध्य हुई? मिस्र और इजराइल के मध्य। 6 नंबर ऑप्शन। वॉशिंगटन डीसी के निकट कैंप डेविड में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर की मध्यस्थता में मिस्र इजराइल के बीच संपन्न शांति वार्ता में इजराइल द्वारा मिस्र के सिनाई क्षेत्र से सेना हटाने
वह मिस्र द्वारा इजराइल को सुएज नहर के इस्तेमाल की अनुमति देने पर सहमति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1967 में इजराइल की मिस्र, जॉर्डन व सीरिया के साथ हुए युद्ध को क्या कहा जाता है? 1967 में इजराइल का मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के साथ हुए युद्ध को क्या कहा जाता है? तो इस युद्ध को जो क्या कहा जाता है? तो इस युद्ध को कहा जाता है 6 दिन का युद्ध। 6 दिन का युद्ध, ए नंबर ऑप्शन। 1967 में समूचे पश्चिमी एशिया के इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ थे। आक्रमण ही बचाव की रणनीति अपनाते हुए इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन, सीरिया पर युद्धक विमानों से हमला बोल दिया और 6 दिनों में ही मिस्र से गाजा पट्टी व सिनाई, सीरिया से गोलन पहाड़ियां व जॉर्डन से वेस्ट बैंक व पूर्वी यरूशलेम छीन लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद बिस्मार्क ने प्रसन्नतापूर्वक कहा? किस घटना के बाद बिस्मार्क ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि मिस्र के भाग्य की अपेक्षा ब्रिटिश साम्राज्य की मित्रता हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है? मिस्र के भाग्य की अपेक्षा ब्रिटिश साम्राज्य की मित्रता हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। कौन सी घटना के बाद बिस्मार्क ने यह कहा था? तो यह कहा था तेल अल कबीर युद्ध के पश्चात। तेल अल कबीर युद्ध के पश्चात, बे नंबर ऑप्शन। 13 सितंबर 1882 को तेल अल कबीर के युद्ध में अलेक्जेंड्रिया पर बम वर्षा कर ब्रिटिशर्स ने अरबी विद्रोहियों को परास्त कर दिया। इस युद्ध में मिस्र के प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 मार्च 1945 को अरब लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? 22 मार्च 1945 को अरब लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी काहिरा के अंदर। मिस्र की राजधानी जो है काहिरा, यहाँ पर हुई थी। अरब देशों का एकजुट करके अरब राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और अरब राज्यों की स्वतंत्रता की नींव को मजबूत करने के लिए 22 मार्च 1945 को काहिरा में अरब लीग की स्थापना हुई। आरंभ में इस संघ में 7 राज्य सम्मिलित हुए: मिस्र, इराक, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन और लेबनान। 1956 ईस्वी में लीबिया और सूडान, 1958 में मोरक्को और ट्यूनीसिया, 1961 के अंदर 1961 में कुवैत तथा 1962 में अल्जीरिया भी इसमें सम्मिलित हुए। वर्तमान में फिलिस्तीन अब मुक्ति मोर्चे के प्रतिनिधि को मिलाकर अरब लीग के 21 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब लीग का प्रमुख अंग परिषद क्या कहलाता है? अरब लीग का प्रमुख अंग परिषद है जो क्या कहलाता है? मजलिस, बे नंबर ऑप्शन। अरब लीग का प्रमुख अंग परिषद है जिसे मजलिस कहते हैं। इसमें सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व है। अरब लीग का सचिवालय पहले काहिरा, मिस्र में था, लेकिन अब वह ट्यूनीसिया के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरिया संयुक्त अरब गणराज्य से कब अलग हुआ? सीरिया जो संयुक्त अरब गणराज्य से अलग कब हुआ था? तो यह जो अलग हुआ था यह हुआ था 1961 के अंदर, द नंबर ऑप्शन। मिस्र के राष्ट्रपति गामेल अब्देल नासिर ने फरवरी 1958 में सीरिया व मिस्र को मिलाकर संयुक्त अरब गणराज्य संघ की स्थापना की। इसके बाद इराक व जॉर्डन ने मिलकर अरब संघ बनाया। जुलाई 1958 में इराकी क्रांति के फलस्वरूप अरब संघ टूट गया और सितंबर 1961 ईस्वी में सीरिया संयुक्त अरब गणराज्य से अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओटोमन साम्राज्य के अधीन मिस्र के शासकों को क्या कहा जाता है? ओटोमन साम्राज्य के अधीन मिस्र के शासकों को क्या कहा जाता है? तो मिस्र के शासकों को खदीव, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका काल मिस्र में नवनिर्माण का काल माना जाता है? निम्नलिखित में से किसका काल है जो मिस्र में नवनिर्माण का काल कहा जाता है? नवनिर्माण का काल मेहमत अली के काल को, ए नंबर ऑप्शन। 1801 ईस्वी में ब्रिटेन की सहायता से तुर्की सेनाओं ने फ्रांसीसी सेना को पूर्णतः मिस्र से बाहर निकाल दिया। तुर्की सेनापति मेहमत अली ने मिस्र में उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर मिस्र का शासन अपने हाथों में ले लिया। तुर्की सुल्तान ने 1805 ईस्वी में उसे मिस्र का पासा अधीनस्थ शासक स्वीकार कर लिया। मेहमत अली का शासन 1805 से 1849 मिस्र में नवनिर्माण का काल माना जाता है। उसने मिस्र की सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए 1819 ईस्वी में फ्रांसीसी सैन्य विशेषज्ञों की सेवाएं ली तथा पश्चिमी ढंग से सेना का पुनर्गठन किया। सैनिकों व सैन्य अधिकारियों
के प्रशिक्षण के लिए तुरहा में सैन्य विद्यालय की स्थापना की। मोहम्मद अली ने स्वयं अशिक्षित होने पर भी मिस्र में शिक्षा के विकास हेतु पृथक शिक्षा मंत्रालय की स्थापना की और शिक्षा के आधुनिकीकरण हेतु पश्चिमी शिक्षा पद्धति को अपनाया गया। विद्यालयों में यूरोपीय अध्यापक नियुक्त किए गए तथा विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु यूरोप के विभिन्न महाविद्यालयों में भेजा गया। विद्यालयों की पुस्तकों के लिए एक सरकारी छापाखाना की स्थापना की गई। 1828 ईस्वी में मिस्र में पहली बार अल बकई अलामा दैनिक सांध्य घटनाएं नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। यूरोपीय साहित्य का हिंदी अरबी में अनुवाद करवाया गया। 1808 में आम लोगों एवं सामंतों की भूमि का संरक्षण करवाया गया। जमींदारी प्रथा को समाप्त कर जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया तथा ट्रस्टों की भूमि को जब्त कर सरकारी घोषित कर दिया गया। अब 1812 में खादानों के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण कायम कर दिया। 1811 में अरब प्रदेश के वहाबी आंदोलन के दमन में मोहम्मद अली ने तुर्की की मदद ली। उसने अरेबिया पर आक्रमण कर उसके एक प्रदेश पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मिस्र के किस शासक के काल में सुएज नहर का निर्माण शुरू हुआ। निम्नलिखित में से मिस्र के किस शासक के काल में सुएज नहर का निर्माण शुरू हुआ था, तो यह हुआ था सईद पाशा के काल में। द नंबर ऑप्शन मोहम्मद अली के उत्तराधिकार। मोहम्मद अली के उत्तराधिकारी इब्राहिम 1849, अब्बास 1849 से 54 तक, सईद पाशा 1854 से 63 तक, इस्माइल पाशा 1863 से 79 तक, तौफीक पाशा 1879 से लेकर 1892 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वफद अल मिस्री या वफद पार्टी की स्थापना मिस्र में किसने की थी। वफद अल मिस्री या वफद पार्टी की स्थापना मिस्र में किसके द्वारा की गई थी, तो यह की गई थी जगलुल पाशा के द्वारा। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधि के बाद ब्रिटेन के प्रस्ताव पर मिस्र को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाया गया। किस संधि के बाद ब्रिटेन के प्रस्ताव पर मिस्र को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाया गया था, तो यह बनाया था लंदन की संधि के पश्चात। द नंबर ऑप्शन। 1906 में यह संधि की गई थी और उसके पश्चात 1907 में जो इसका सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के प्रमुख जिनकी आत्मकथा लेट माय पीपुल गो नाम से प्रकाशित हुई, वह अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के प्रमुख कौन थे जिनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई थी, तो वह थे अल्बर्ट लुथुली। 6 नंबर ऑप्शन। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई। अल्बर्ट लुथुली ने 1952 से 67 तक इसकी अध्यक्षता की। 1955 में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस जोहान्सबर्ग के निकट क्लिपटाउन में 22 से 26 जून 1955 को कांग्रेस ऑफ द पीपुल का आयोजन किया गया। इसमें फ्रीडम चार्टर को अपनाया गया। 1960 में लुथुली की आत्मकथा लेट माय पीपुल गो प्रकाशित हुई और उन्हें 1960 के अंदर नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1990 में आज़ाद हुआ 1990 में आज़ाद हुआ वह अफ्रीकी देश जिसकी आज़ादी के साथ ही अफ्रीका में उपनिवेशवाद की समाप्ति मानी जाती है। 1990 में आज़ाद हुए अफ्रीकी देश जिसकी आज़ादी के साथ ही अफ्रीका में उपनिवेश की समाप्ति मानी जाती है, कौन सा था। नामीबिया। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1963 में किस सम्मेलन के दौरान 1963 में किस सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी एकता संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी की स्थापना की गई। 1963 में किस सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी एकता संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी की स्थापना की गई थी। आदिस अबाबा सम्मेलन के बाद। बे नंबर ऑप्शन। मई 1963 में इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में हुए इस सम्मेलन में 32 राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। इसी में अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य अफ्रीका से उपनिवेशवाद का उन्मूलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। द नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ रंगभेद की समाप्ति हेतु लंबे समय तक आंदोलन चला। निम्नलिखित में से कहाँ रंगभेद की समाप्ति हेतु लंबे समय तक आंदोलन चला था? तो कहाँ चला था? अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका में चला था, और इसके अलावा जो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में भी चला था। रंगभेद की समाप्ति हेतु लंबे समय तक आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में भी चला था और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी चला था। तो एक और दो दोनों सही है, 6 नंबर ऑप्शन। रंगभेद शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द अपार्थहेड है, जो कि अफ्रीका के अपार्टनेस से बना है। रंगभेद का अर्थ है त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगभेद आंदोलन के प्रमुख नेता नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से है? रंगभेद आंदोलन के प्रमुख नेता नेल्सन मंडेला का जो संबंध कौन से देश है? दक्षिण अफ्रीका से। द नंबर ऑप्शन। नेल्सन मंडेला को 26 साल बाद 1990 में जेल से रिहा किया गया। उस समय वे अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक चुनाव में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को जीत मिली। वह नेल्सन मंडेला देश की पहली गैर नस्लवादी सरकार के राष्ट्रपति बने। 1948 से 1994 तक देश में राष्ट्रीय पार्टी नेशनल पार्टी का शासन हुआ। 1979 नेल्सन मंडेला को अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना हेतु जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया। 1990 में नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा व भारत रत्न पुरस्कार, 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नस्लीय अलगाव किसका महत्वपूर्ण प्रभाव था? नस्लीय अलगाव किसका महत्वपूर्ण प्रभाव था? उपनिवेशवाद का। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी दक्षिण अफ्रीका में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी नामक सरकार कब स्थापित की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी नामक सरकार कब स्थापित की गई थी? तो यह सरकार जो स्थापित की गई थी, यह की गई थी 1994 में। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगभेद या नस्ल भेद की समाप्ति के समय अफ्रीका का राष्ट्रपति कौन था? रंगभेद या नस्ल भेद की समाप्ति के समय अफ्रीका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रेडरिक विलियम डी क्लर्क। फ्रेडरिक विलियम डी क्लर्क। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष ट्रांसवाल कॉलोनी उपनिवेश की स्वायत्तता प्रदान की गई? किस वर्ष है जो ट्रांसवाल कॉलोनी उपनिवेश को जो स्वायत्तता प्रदान की गई थी? 1906 में। ए नंबर ऑप्शन। 1906 में दक्षिण अफ्रीका स्थित ट्रांसवाल को ब्रिटेन ने स्वायत्तता प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 मार्च 1992 की तिथि 17 मार्च 1992 की तिथि दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? 17 मार्च 1992 की तिथि है जो दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस दिन अफ्रीका में रंगभेद की नीति समाप्त हुई थी। बे नंबर ऑप्शन। इसी वर्ष 17 अगस्त 1992 को दक्षिण अफ्रीका विकास समुदाय SADC साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी का गठन किया गया था। थ्रू द डार्क कॉन्टिनेंट किसका यात्रा वृत्तांत है? थ्रू द डार्क कॉन्टिनेंट जो यह किसका यात्रा वृत्तांत है? तो यह हेनरी मार्टिन स्टैनली का यात्रा वृत्तांत है। ए नंबर ऑप्शन। अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। हेनरी मार्टिन स्टैनली अमेरिकी खोजकर्ता व पत्रकार थे। वे मिशनरी व खोजकर्ता डेविड लिविंगस्टोन को खोज निकालने में सफल हुए। नेल्सन मंडेला की प्रसिद्ध पुस्तक ए लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम है। नाइजीरिया लेखक चिनुआ अचेबे का प्रसिद्ध उपन्यास थिंग्स फॉल अपार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डब्ल्यू.ई.बी. डू बाइस कौन थे? डब्ल्यू.ई.बी. डू बाइस कौन थे? तो यह थे एस्वेतो के अधिकारों के लिए लड़ने वाले अमेरिकी। बे नंबर ऑप्शन। पहली पैन अफ्रीकन कांग्रेस अखिल अफ्रीकी कांग्रेस का आयोजन 1919 में पेरिस में हुआ। एस्वेतो के अधिकारों के लिए लड़ने वाले अमेरिकी डब्ल्यू.ई.बी. डू बोइस की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। जबकि
पैन अफ्रीकन कांग्रेस का आयोजन जुलाई 1900 में लंदन में हुआ, जिसमें त्रिनिदाद वेस्टइंडीज के बैरिस्टर हेनरी सिल्वेस्टर विलियम्स की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1830 में किस यूरोपीय देश ने अल्जीरिया पर आक्रमण कर 1830 में कौन से यूरोपीय देश ने अल्जीरिया पर आक्रमण करके अपना एक उपनिवेश बना लिया था? अल्जीरिया पर आक्रमण करके अपना एक उपनिवेश 1830 के दशक में कौन से यूरोपीय देश ने बनाया था? फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन वर्षों में फ्रांस द्वारा युद्ध की घोषणा के उपरांत ब्रिटिशर्स ने हैती की फ्रांसीसी बस्ती को जीतने का प्रयास किया? किन वर्षों में फ्रांस द्वारा युद्ध की घोषणा उपरांत ब्रिटिशर्स ने हैती की फ्रांसीसी बस्ती को जीतने का प्रयास किया था? तो यह क्या था? 1793 से 98। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ब्रिटिश सरकार ने यहूदी आंदोलन के नेताओं से वादा किया कि वह अरबों की जमीन में से फिलिस्तीन को यूरोप से आने वाली यहूदी आदिवासियों के लिए आवंटित करेगा। ब्रिटिश सरकार ने यहूदी आंदोलन के नेताओं से वादा किया था कि वह अरबों की जमीन में से फिलिस्तीन को यूरोप से आने वाली यहूदी आदिवासियों के लिए आवंटित करेगा। दूसरा दूसरा ऑप्शन इसमें है कि ब्रिटिश सरकार ने यहूदी राज्य को नजदीकी सुएज नहर के लिए किसी भी अरब खतरे के प्रति अवरोधक के रूप में देखा था। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए नंबर ऑप्शन। ब्रिटिश विदेश मंत्री आर्थर बालफेर ने 1917 में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय निवास स्थान की स्थापना के पक्ष में है और इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इजराइल की स्थापना 1948 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किस देश में माऊ माऊ विद्रोह हुआ? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किस देश के अंदर माऊ माऊ विद्रोह हुआ था? किस देश में हुआ था? तो यह हुआ था कीनिया में। द नंबर ऑप्शन। 1953 में जोमो केन्याटा के नेतृत्व में कीनिया में माऊ माऊ विद्रोह हुआ। 1962 में कीनिया को आजादी मिली। 1964 में गणतंत्र बने कीनिया के पहले राष्ट्रपति जोमो केन्याटा बने। वियतनाम युद्ध का काल है। वियतनाम युद्ध का काल कौन सा? 1955 से 1975 तक। 1955 से 75 के युद्ध को वियतनाम युद्ध या द्वितीय हिंद चीन युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद दक्षिणी पूर्वी एशिया में फ्रांसीसी हिंद चीन फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना की गई? कौन से युद्ध के बाद दक्षिणी पूर्वी एशिया में फ्रांसीसी हिंद चीन फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना की गई थी? तो यह की गई थी सिनो फ्रांस युद्ध के पश्चात। ए नंबर ऑप्शन। फ्रांस और चीन के मध्य 1884-85 में हुए सिनो फ्रांस युद्ध के बाद अक्टूबर 1887 में आधिकारिक रूप से फ्रांसीसी हिंद चीन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों के आजादी वर्षों में कौन सा असत्य है? निम्नलिखित देशों में आजादी वर्षों में कौन सा असत्य है? सबसे पहला वियतनाम 1953 में आजाद हुआ था। कंबोडिया 1953 में, लाओस भी 1953 में, और जबकि म्यांमार जो है 1953 में नहीं बल्कि यह इनसे 5 साल पहले हो गया था 1948 के अंदर। तो म्यांमार 1953 नहीं होगा, 1948 होगा। 4 नंबर ऑप्शन इसका असत्य है। म्यांमार या वर्मा को 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से आजादी मिली। बाकी तीनों देशों को 1953 में फ्रांस से आजादी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीनी में फ्रांस की वास्तविक राजनीतिक सत्ता कब स्थापित हुई? हिंद चीन में फ्रांस की वास्तविक सत्ता कब स्थापित हुई थी? हिंद चीन में फ्रांस की वास्तविक सत्ता 1747 से 1858। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ हाउ आंदोलन का संबंध किस देश है? हाउ आंदोलन का संबंध कौन से देश है? वियतनाम से। 6 नंबर ऑप्शन। हुनई फूसो के नेतृत्व में 1939 में वियतनाम में यह सामाजिक धार्मिक बौद्ध धर्म से संबंधित था सामाजिक धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध को प्रथम टेलीविजन युद्ध भी कहा जाता है? कौन से युद्ध का जो प्रथम टेलीविजन युद्ध भी कहा जाता है? क्योंकि इस युद्ध का जो
टेलीविजन पर इसका प्रसारण किया गया था। इस युद्ध का टेलीविजन पर प्रसारण किया गया था। इसे वियतनाम युद्ध या फिर द्वितीय वियतनाम युद्ध भी कहा जाता है, जिसका जो यूएसए ने टेलीविजन पर प्रसारण किया था। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1941 में किसके नेतृत्व में वियतनाम स्वतंत्रता लीग 1941 में किसके नेतृत्व में वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई थी? किसके नेतृत्व में वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई थी? तो यह की गई थी हो ची मिन्ह के नेतृत्व में। द नंबर ऑप्शन। लाओस फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? लाओस है जो फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना था? 1893 में। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को जो कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था 1956 में। लिंगायती समझौता। लिंगायती समझौता कब किया? तो लिंगायती समझौता 1947 का। माइली गांव की घटना। माइली गांव की घटना कब किया? 1968 की। माइली गांव की जो घटना है 1968 के। इसके पश्चात अरब लीग की स्थापना। अरब लीग की स्थापना 1945 में। अरब लीग की जो स्थापना है, अरब लीग की हुई थी स्थापना 1945 के अंदर। तो इसको क्रमवाइज सेट करना, तो सबसे पहले इसमें अरब लीग की स्थापना आएगा जो 1945 का है। दूसरे नंबर पर इसमें आएगा लिंगायती समझौता जो 1947 का है। तीसरे नंबर पर सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण जो 1956 का है। और चौथे नंबर पर आएगा मालेगांव की घटना जो 1968 की है। 4, 2, 1 और 3। ए नंबर ऑप्शन। अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को हुई थी। अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को। लिंगायती या लिंगाड़ समझौता मार्च 1947 का। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 26 जुलाई 1956 का। और मालीगांव की घटना, मालीगांव की घटना मार्च 1968 की। अगला प्रश्न है कि वियतनाम के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? वियतनाम के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? सबसे पहले नंबर पर है जेनेवा सम्मेलन। जेनेवा सम्मेलन कब हुआ था? तो यह जेनेवा सम्मेलन हुआ था 1954 के अंदर। हो ची मिन्ह की मृत्यु। हो ची मिन्ह की जो मृत्यु हुई थी यह हुई थी 1969 में। 1969 में हो ची मिन्ह की मृत्यु हुई थी। वियतनाम का एकीकरण। वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था यह हुआ था 1976 के अंदर। और हनोई समझौता, हनोई समझौता हुआ था 1946 में। तो इनमें सबसे पहले हनोई समझौता आएगा जो 1946 का है। उसके पश्चात जेनेवा सम्मेलन 1954। तीसरे नंबर पर इसमें आएगा हो ची मिन्ह की मृत्यु। हो ची मिन्ह की मृत्यु जो 1969 के अंदर। और सबसे अंत में इसमें आएगा वियतनाम का एकीकरण जो 1976 में हुआ था। तो 4, 1, 2 और 3। सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। सबसे पहले हनोई समझौता। हनोई समझौता 6 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ, जिसमें फ्रांस ने वियतनामी गणराज्य को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार किया। इसे हो सेंटनी समझौता भी कहा जाता है। जेनेवा सम्मेलन अप्रैल जुलाई 1954 को हिंद चीन के भविष्य को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस व चीन के बीच यह बातचीत हुई। इसे वियतनाम के विभाजन का फैसला हुआ। हो ची मिन्ह की मृत्यु। हो ची मिन्ह की मृत्यु 2 सितंबर 1800 नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक होगा, 1969 में हुई थी। हो ची मिन्ह की मृत्यु 2 सितंबर 1969 को। और वियतनाम का एकीकरण, वियतनाम का एकीकरण जो 1975-76 के अंदर। वियतनाम का एकीकरण 1975-76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधिकारिक रूप से वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? आधिकारिक रूप से वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो वियतनाम का एकीकरण हुआ था 1976 में। सी नंबर ऑप्शन। विश्व जनमत अमेरिका की जनता के विरोध और सामूहिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप 27 जनवरी 1973 को पेरिस में उत्तरी वियतनाम और अमेरिका के बीच युद्ध विराम समझौता हो गया। अमेरिका के दक्षिणी वियतनाम में सैनिकों की वापसी स्वीकार कर ली। उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम में सैनिकों की घुसपैठ और युद्ध सामग्री भेजने का प्रतिबंध लगा दिया। 1973 ईस्वी में युद्ध विराम समझौते के बाद भी वियतनाम में शांति स्थापित नहीं हो सकी तथा दक्षिणी वियतनाम सरकार और वियतकांग राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के बीच 1975 में पुनः युद्ध प्रारंभ हो गया। अंततः 30 अप्रैल 1975 को दक्षिणी वियतनाम की सेना ने वियतकांग सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। दक्षिणी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम मिलकर सेंगोन नगर का नाम बदलकर हो ची मिन्ह शहर कर दिया।
5 मई 1975 को वियतनाम में मुक्ति दिवस मनाया गया। 2 जुलाई 1976 को उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम मिलकर समाजवादी गणराज्य वियतनाम बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सम्मेलन में वियतनाम का विभाजन उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम में हुआ? कौन से सम्मेलन के अंदर है वियतनाम का जो विभाजन है उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम में हुआ था? तो यह हुआ था जेनेवा सम्मेलन में। जेनेवा सम्मेलन जो 1954 में हुआ था, इसमें वियतनाम का विभाजन हुआ था उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। दिएन बियन फू के युद्ध में फ्रांस के पराजय के बाद जुलाई 1954 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस व चीन के बीच जेनेवा सम्मेलन हुआ। इसके प्रमुख बिंदु थे वियतनाम का उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम में विभाजन किया गया। 17वीं अक्षांश रेखा के उत्तर में हनोई नदी से सटा पूरा क्षेत्र उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी भाग दक्षिणी वियतनाम बना। वियतनाम से फ्रेंच सेना हटा ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से युद्ध के बाद वियतनाम फ्रांस का उपनिवेश नहीं रहा? कौन से युद्ध के बाद जो वियतनाम फ्रांस का उपनिवेश नहीं रहा था? कौन से युद्ध के बाद? तो यह कौन से युद्ध के बाद जो वियतनाम फ्रांस का उपनिवेश नहीं रहा था? दिएन बियन फू युद्ध। द नंबर ऑप्शन 7 मई 1954 को वियत मिन्ह ने हो ची मिन्ह द्वारा नियुक्त जनरल वो न्यूक जियाप के नेतृत्व में 4 महीने की घेराबंदी के बाद दिएन बियन फू में फ्रांसीसी किले का पतन हुआ और फ्रांसीसी इस क्षेत्र से बाहर निकल गए। इससे पहले हिंद चीन युद्ध की समाप्ति हुई और जेनेवा सम्मेलन का आयोजन हुआ। वियतनाम को अन्नाम के रूप में जाना जाता है। वियतनाम को अन्नाम के रूप में जाना जाता है। अन्नाम के रूप में जाना जाता है चीनियों के लिए। बे नंबर ऑप्शन अन्नाम चीनियों के कब्जे वाले वियतनाम के हिस्से को अन्नाम कहा जाता है। 1887 में अन्नाम, टोकिन, कोचिन, चीन को मिलाकर फ्रेंच इंडोचीन नाम से फ्रांस के एक अधीनस्थ राज्य स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोमिनो सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिकी राष्ट्रपति थे। डोमिनो सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? आइजनहावर। ए नंबर ऑप्शन डोमिनो सिद्धांत यदि किसी देश में साम्यवाद का उत्थान या पतन होता है तो उसके पड़ोसी देशों में वैसा ही प्रभाव देखने को मिलता है। वियतनाम के संदर्भ में इसी सिद्धांत के तहत अमेरिका ने माना कि यदि दक्षिणी वियतनाम साम्यवादियों के हाथों में चला गया तो एशिया के अन्य देशों में भी यह फैल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइली गांव की घटना का संबंध किस देश से है? माइली गांव की घटना का संबंध कौन से देश है? तो वियतनाम से। 6 नंबर ऑप्शन वियतकोंग समर्थक अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट विलियम केली के नेतृत्व में मार्च 1958 में वियतनाम के माइली गांव में सैकड़ों लोगों को बंधक बनाकर मार डाला गया। इस घटना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत आलोचना हुई। वियतकोंग 1960 में उत्तरी वियतनाम के कम्युनिस्टों द्वारा स्थापित संगठन जिसका उद्देश्य दक्षिणी वियतनाम की सरकार को हटाकर वियतनाम का एकीकरण करना। इसे चीन व सोवियत संघ का समर्थन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी समर्थित जनरल जो 1967 से 75 तक दक्षिणी वियतनाम के राष्ट्रपति रहे। अमेरिका समर्थित जनरल जो 1967 से 1975 तक दक्षिणी वियतनाम के राष्ट्रपति रहे कौन थे? न्यूएन वॉन थ्यू। बे नंबर ऑप्शन 1961 में अमेरिका के द्वारा जारी एक श्वेत पत्र 1961 में अमेरिका के द्वारा जारी एक श्वेत पत्र रिपोर्ट जिसमें उत्तरी वियतनाम द्वारा दक्षिणी वियतनाम पर कब्जे को लेकर चेताया गया। 1961 में अमेरिका के द्वारा जारी एक श्वेत पत्र या फिर रिपोर्ट जिसमें उत्तरी वियतनाम द्वारा दक्षिणी वियतनाम पर कब्जे को लेकर चेताया गया था। तो यह से चेताया गया था शांति को खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सम्मेलन द्वारा 1954 में लाओस और कम्बोडिया की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई? किस सम्मेलन के द्वारा 1954 में लाओस और कम्बोडिया की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई थी? जेनेवा सम्मेलन। 6 नंबर ऑप्शन वियतनाम नेशनल पार्टी के सहयोग से 9 फरवरी 1930 को हुआ विद्रोह किस नाम से प्रसिद्ध है? वियतनाम नेशनल पार्टी के सहयोग से 9 फरवरी 1930 को हुआ विद्रोह किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह येन बाई विद्रोह। बे नंबर ऑप्शन वियतनाम के शहर येन बाई में सैनिकों का विद्रोह।
1968 में वियतकोंग द्वारा दक्षिणी वियतनाम पर किया गया घातक हमला कहलाता है। 1968 में वियतकोंग द्वारा दक्षिणी वियतनाम पर किया गया घातक हमला क्या कहलाता है? टेंट अभियान। ए नंबर ऑप्शन। द ऑफेंसिव 1968 लूनर न्यू ईयर टेट के दिन यह हमला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर सुकर्णो के नेतृत्व में इंडोनेशियन नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? डॉक्टर सुकर्णो के नेतृत्व में इंडोनेशियन इंडोनेशियन नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1927 में। बे नंबर ऑप्शन। बुद्धि उतोमो किस देश का एक राष्ट्रवादी संगठन था? बुद्धि उतोमो जो किस देश का राष्ट्रवादी संगठन था? इंडोनेशिया का। ए नंबर ऑप्शन। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना कर 22 मई 1908 को उसादा में बुल्ली उतोमो नामक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई। 1935 में इसे भंग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया किसका प्रमुख उपनिवेश था? इंडोनेशिया किसका प्रमुख उपनिवेश था? तो इंडोनेशिया नीदरलैंड का उपनिवेश था। सी नंबर ऑप्शन। इंडोनेशिया हॉलैंड का एक उपनिवेश था। यहाँ 1605 में डचों ने अधिकार किया। इंडोनेशिया के 5 प्रमुख द्वीप थे: जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सुलवेसी और न्यूगिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीकत इस्लाम नामक संगठन की स्थापना किस देश में हुई थी? शरीकत इस्लाम नामक संगठन की स्थापना कौन से देश में हुई थी? इंडोनेशिया के अंदर। द नंबर ऑप्शन। 1911 में इंडोनेशिया में इसकी स्थापना हुई। शुरुआत में यह जावा के व्यापारियों द्वारा चीनी व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा हेतु बनाया गया था, लेकिन बाद में यह एक राजनीतिक संगठन बन गया था। डचों के द्वारा इंडोनेशिया में 1830 में व्यावसायिक फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डचों के द्वारा इंडोनेशिया में 1830 में व्यावसायिक फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई नई आर्थिक पद्धति को क्या कहा गया? कल्चर सिस्टम। से नंबर ऑप्शन। कल्चर सिस्टम व्यावसायिक फसलों जिसमें चाय, कॉफी, गन्ना, कपास, तंबाकू, मसाले इत्यादि के उत्पादन के लिए 1830 से 70 के दौरान आर्थिक नीति, नैतिकता की नीति, एथिकल पॉलिसी 1901 में डचों के द्वारा इंडोनेशिया के निजी क्षेत्रों के व्यवसायों को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई। बुद्धि उतोमो 1908 में इंडोनेशिया में स्थापित एक राष्ट्रवादी संस्था थी। बोल्क्सराद जो डचों द्वारा 1918 में राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव में इंडोनेशिया में जनता की संसद बोल्क्सराद की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर सुकर्णो व डचों के बीच लिंगायती या लिंगायत समझौता किस वर्ष हुआ था? डॉक्टर सुकर्णो व डचों के बीच जो लिंगायती समझौता है जो किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1947 में। सी नंबर ऑप्शन। 25 मार्च 1947 को लिंगायती समझौते के तहत डॉक्टर सुकर्णो की रिपब्लिक सरकार वाले जावा, सुमात्रा, मदुरा प्रदेशों को स्वतंत्र इंडोनेशिया रिपब्लिक के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया की समस्या पर विचार करने के लिए कहां पर 1949 में एक एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? इंडोनेशिया की समस्या पर विचार करने के लिए कहां पर 1949 में एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था? तो यह जो आयोजन किया गया था दिल्ली के अंदर। द नंबर ऑप्शन। जनवरी 1949 में दिल्ली में आयोजित एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इसमें 17 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 23 अगस्त से 2 नवंबर 1949 को डच इंडोनेशिया गोलमेज सम्मेलन हेग में आयोजित हुआ। 27 दिसंबर 1949 को इंडोनेशिया को स्वतंत्र घोषित कर संयुक्त राज्य इंडोनेशिया के रूप में मान्यता प्रदान की गई। नोट: इंडोनेशिया 17 अगस्त 1945 को स्वतंत्र गणराज्य घोषित कर दिया गया था और डॉक्टर सुकर्णो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति व हट्टा इसके उपराष्ट्रपति बने थे। 15 अगस्त 1950 को 16 राज्यों के संघ के स्थान पर रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया की स्थापना हुई और जावा को भी इसमें शामिल कर लिया गया। 1963 में न्यू गिनी भी इंडोनेशिया का भाग बना।
न्यू गिनी का पश्चिमी भाग इंडोनेशिया में, जबकि पूर्वी भाग 1975 से पापुआ न्यू गिनी नामक स्वतंत्र देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापानियों के आक्रमण के बाद बटाविया का नाम बदलकर क्या किया गया? जापानियों के आक्रमण के बाद बटाविया का नाम बदलकर क्या किया गया था? तो इसका नाम बदलकर किया गया था जकार्ता। सी नंबर ऑप्शन। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडोनेशिया पर जापानियों के नियंत्रण के बाद शहर का नाम शहर के बाद शहर के डच नाम बटाविया को बदलकर जकार्ता कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1965 ईस्वी में डॉक्टर सुकर्णो के नेतृत्व वाली सरकार का तख्तापलट किसके समर्थन में किया गया? 1965 में डॉक्टर सुकर्णो के नेतृत्व वाली सरकार का तख्तापलट किसके समर्थन में किया गया? अमेरिका। 30 सितंबर 1965 को अमेरिका के समर्थन वाले जनरल सुहार्तो के नेतृत्व में सुकर्णो सरकार का तख्तापलट करते हुए इंडोनेशिया में नई व्यवस्था न्यू ऑर्डर लागू किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्राज्यवादी शक्ति द्वारा अपने उपनिवेश से औपचारिक अधिकार को छोड़ देना या त्याग देना कहलाता है। साम्राज्यवादी शक्ति के द्वारा अपने उपनिवेशों से औपचारिक अधिकार को छोड़ देना या त्याग देना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है औपनिवेशीकरण। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुएज नहर पर मिस्र का पूर्ण नियंत्रण कब स्थापित हुआ? सुएज नहर पर मिस्र का पूर्ण नियंत्रण कब स्थापित हुआ था? सुएज नहर पर मिस्र का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ था 1956 में। अफ्रीका में पहली बार गैर नस्लीय व लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कब हुए? अफ्रीका में पहली बार गैर नस्लीय व लोकतांत्रिक तरीकों से चुनाव कब हुए थे? 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। वियतनाम में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो यह थे हो ची मिन्ह। सी नंबर ऑप्शन। हो ची मिन्ह का अर्थ है जो नेतृत्व करे, मार्ग प्रदर्शित करे, रोशनी दिखाए। इसका मूल नाम गुयेन तात थान था, गुयेन सिंह कुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश अन्य से पहले स्वतंत्र हुआ? चार जो अफ्रीकी देशों के नाम दे रखे इनमें से कौन सा जो इन चारों में सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था? घाना। ए नंबर ऑप्शन। इंडोनेशिया में साम्यवादी दल कब स्थापित हुआ? इंडोनेशिया में साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो इंडोनेशिया में साम्यवादी दल स्थापित हुआ था 1920 के अंदर। द नंबर ऑप्शन। पालपोट किस देश का तानाशाह था? पालपोट जो कौन से देश का तानाशाह था? पालपोट कौन से देश का तानाशाह था? तो पालपोट था कंबोडिया का। द नंबर ऑप्शन। तो ये थे इसके महत्वपूर्ण पर्सन। अफ्रीका, अरब, दक्षिण पूर्वी एशिया में जो राष्ट्रीय आंदोलन से इनके महत्वपूर्ण पर्सन। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में देखते हैं, जिन घटनाओं को चार्ट के माध्यम से कालक्रम अनुसार। सबसे पहले नंबर पर 1805 ईस्वी। 1805 में मोहम्मद अली को मिस्र का पासा स्वीकार किया गया, गवर्नर आधुनिक मिस्र का पिता। 1834 में बरूत में अरबी लिपि का पहला छापाखाना स्थापित हुआ। 1843 में नेटाल पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हुआ। 1869 ईस्वी में सुएज नहर यातायात के लिए खोल दी गई। 1876 में अफ्रीका में अन्वेषण के लिए ब्रुसेल्स में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। 1879 के अंदर मिस्र पर फ्रांस व इंग्लैंड का संयुक्त शासन हुआ। 1881 में कर्नल अराबी के नेतृत्व में मिस्र वालों का आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसे अरबी विद्रोह भी कहते हैं। यह मिस्र का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन था। 1881 में फ्रांस का ट्यूनिस पर अधिकार हुआ। 13 सितंबर 1882 को तेल अल कबीर युद्ध इंग्लैंड व अरबी विद्रोहियों के मध्य। 1882 में लियो पायकर प्रथम ने पहली बार स्वतंत्र यहूदी राज्य के निर्माण के लिए यहूदियों को संगठित किया। 1882 में ही इटली ने अफ्रीका में पहला उपनिवेश स्थापित किया। 1884-85 में सीनो फ्रांस युद्ध हुआ। नवंबर 1884 से फरवरी 1885 तक बर्लिन सम्मेलन चला। 1885 में कांगो फ्री स्टेट की स्थापना हुई। 1893 में फ्रांस द्वारा लाओस का अधिग्रहण हुआ। 1895 में मेडागास्कर पर फ्रांस का अधिकार हुआ।
1899 में सूडान पर ब्रिटेन का नियंत्रण हुआ। 1899 से 1902 में द्वितीय बोअर युद्ध हुआ। 1906 ईस्वी में ट्रांसवाल कॉलोनी की स्वायत्तता मिली। 1909 ईस्वी में यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका राज्य का गठन किया गया। 1910 ईस्वी में ब्रदरहुड मूवमेंट आह्वान आंदोलन इब्न सऊद ने चलाया। 1912 के अंदर अफ्रीकी राष्ट्रीय आंदोलन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के द्वारा अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1912 में फ्रांस का मोरक्को पर अधिकार हुआ। 2 नवंबर 1917 को बाल्फोर घोषणा ब्रिटिश विदेश मंत्री आर्थर बाल्फोर ने फिलिस्तीन में यहूदी जाति के लिए आवास की स्थापना की थी। 22 मार्च 1945 22 मार्च 1945 को काहिरा में अरब लीग की स्थापना हुई। 1946 के अंदर फिलीपींस को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त दी गई। 4 जनवरी 1948 को बर्मा ब्रिटेन के अधीनता से मुक्त हुआ। 1948 में इजराइल के निर्माण की घोषणा की गई। 1948 में डेनियल मलान के नेतृत्व वाली सरकार ने रंगभेद लागू की। 24 दिसंबर 1951 को लीबिया स्वतंत्र हुआ। 1953 में माओ माओ विद्रोह केन्या में किकुयू कबीले के किसानों का विद्रोह था। अप्रैल जुलाई 1994 में जेनेवा सम्मेलन आयोजित हुआ। 1954 में ही लाओस व कंबोडिया को स्वतंत्रता की मान्यता दी गई। 25-26 जून 1955 को कांग्रेस ऑफ द पीपल का आयोजन हुआ। 26 जुलाई 1956 को सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। अक्टूबर 1956 को ब्रिटेन और फ्रांस ने सुएज नहर पर कब्जा करके ऑपरेशन मस्केटर चलाया गया। 6 मार्च 1957 को घाना स्वतंत्र हुआ। 1957 ईस्वी में मलेशिया स्वतंत्र हुआ। 1958 ईस्वी में संयुक्त अरब गणराज्य संघ की स्थापना हुई। 1960 ईस्वी में अफ्रीका का वर्ष मनाया गया, जिसमें इस समय जो अफ्रीका के लगभग 12-13 जो क्षेत्र थे वे स्वतंत्र हुए थे। 1960 में साइप्रस स्वतंत्र हुआ। 1961 में सीरिया व संयुक्त अरब गणराज्य से अलग हुआ। था। 1963 ईस्वी में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन PLO पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। फरवरी 1963 में प्रथम अफ्रीकाई एकता सम्मेलन हुआ। मई 1963 में अदिस बाबा अफ्रीकी सम्मेलन। इसी सम्मेलन में अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना हुई। 1963 में मलेशियन संघ की स्थापना हुई। 1967 में 6 दिवसीय युद्ध इजराइल वर्सेस मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के मध्य हुआ। सितंबर 1978 में मिस्र व इजराइल के मध्य कैंप डेविड वार्ता हुई। 1980 में दक्षिणी रोडेशिया जिम्बाब्वे स्वतंत्र हुआ। दक्षिणी रोडेशिया, जिसे जिम्बाब्वे नाम से जाना जाता है, जिसे पहले दक्षिणी रोडेशिया नाम से जाना जाता था, 1980 में स्वतंत्र हुआ। 8 दिसंबर 1985 को दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना हुई। SAARC दक्षेस की स्थापना ढाका में, मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में। 1986 में दक्षिणी अफ्रीका में पास कानूनों को रद्द किया गया। 17 जून 1991 को रंगभेद कानून समाप्त हुआ। 17 मार्च 1992 को दक्षिणी अफ्रीका विकास समुदाय का गठन हुआ। 1994 में नेल्सन मंडेला ने पहली गैर नस्ली सरकार बनाई। प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। तो ये थे अरब, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित तथ्य। अब स्पेशली वियतनाम से संबंधित कुछ तथ्य है। 1868 में स्कॉलर्स विद्रोह, फ्रांसीसी व ईसाई धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए। 1903 के अंदर रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना दुई तान होई के द्वारा। 1925 में हो ची मिन्ह द्वारा रिवोल्यूशनरी यूथ लीग की स्थापना। फरवरी 1930 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम की स्थापना हो ची मिन्ह के द्वारा। 1939 में हाउ हाउ आंदोलन। 1941 में वियत मिन्ह वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई। 1946 में हनोई या हो सेंटनी समझौता हुआ फ्रांस व वियतनाम के मध्य। 1953 में नवारे योजना, फ्रांसीसी कमांडर की वियतनाम के लिए योजना।
1954 में वियतनाम स्वतंत्र व वियतनाम का विभाजन। 1955 से 75 तक वियतनाम युद्ध, द्वितीय हिंद चीन युद्ध चले थे। 1968 में टेट अभियान, दक्षिणी वियतनाम पर बमबारी। मार्च 1968 को माइली गांव की घटना। 1973 में वियतनाम में युद्ध विराम और 1976 में वियतनाम का एकीकरण। इसके पश्चात थोड़ी सी घटनाएं इंडोनेशिया से संबंधित, स्पेशली इंडोनेशिया से संबंधित कुछ घटनाएं और हैं, और फिर इसी के साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। 1830 ईस्वी में कल्चर सिस्टम, नई आर्थिक नीति जिसमें व्यावसायिक फसलों पर बल दिया गया। 1870 में इथिकल पॉलिसी, नैतिकता की नीति। 1908 में बुद्धि उत्तमा, इंडोनेशिया में राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना। 1911 में शरकत इस्लाम संगठन की स्थापना। 1918 में बोल्कसराज, इंडोनेशिया में संसद की स्थापना। 1920 में इंडोनेशिया कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। 1927 में इंडोनेशियन नेशनलिस्ट पार्टी अस्तित्व में आई। 1947 में लिंगायती या लिंगाड़ समझौता हुआ। 1949 में इंडोनेशिया की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई। 1965 के अंदर जो जनरल सुहार्तो ने अमेरिका के समर्थन में इंडोनेशिया में तख्ता पलटकर नई व्यवस्था को लागू किया। तो यह था आज का चैप्टर जो अरब, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित था, जिसके हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर किए और इसके साथ ही इन राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र किया। इसके पश्चात कल की जो हम क्लास देखेंगे उसमें 1949 की चीनी क्रांति, 1949 की जो चीनी क्रांति जो 15 चैप्टर है, जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कल का चैप्टर अंतिम चैप्टर होगा। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए इसके पश्चात 11 चैप्टर और रहेंगे, लेकिन फर्स्ट ग्रेड वालों को सिर्फ कल का चैप्टर ही लगाना है, उसके आगे की क्लास को अभी के लिए होल्ड करके रखना है। तो मिलते हैं कल 1949 की चीनी क्रांति की अंतिम क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।